नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम यूपीएससी 2024 के पीटी एग्जाम के लिए क्या देख रहे हैं। आज हमारा पहला वीडियो बन रहा है जिसके लिए वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना है। इससे पहले हमने एंशिएंट कंप्लीट कर दिया, हमने मेडुअल कंप्लीट कर दिया है। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बात और बता दें, यह केवल यूपीएससी 2024 के लिए ही नहीं है, या यूपी पीसीएस जो आने वाला है 2024 का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ उत्तराखंड का पेपर भी होने वाला है, उत्तराखंड पीसीएस का भी पेपर होने, उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन आपका काम आएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। हमारे चैनल का नाम है केवल एग्जाम, इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, उसमें आप एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के सारे वीडियो पड़े हुए हैं, वो भी देख सकते हैं। वहां से डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब के लिए, और टेलीग्राम लिंक भी मैंने इसमें पेस्ट कर दिया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको थोड़ा जूम कर लेंगे तो आपको और अच्छे से नजर आएगा। सही दिख रहा है एकदम, में देख लो वीडियो। हाँ, वीडियो कैप्चर आ गया, ठीक है। हाँ, चलिए आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम, पहला जो हम आप पढ़ेंगे, देखिए इससे पहले हमने मेडुअल में कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो तक पढ़ लिया। उसके बाद हमें देखना है, जो आज हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा उत्तरवर्ती मुगल के बारे में, जो मतलब कि मुगल के बाद क्या क्या काल हुआ तो उसके बारे में देखेंगे। लगभग 2 वर्षों के शासन के पश्चात 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल शासन का विघटन हुआ। यानी कि आप देखेंगे तो 1526 से मुगल शासन प्रारंभ होता है और 1707 में एक प्रकार से उसका अंत माना जाता है, क्योंकि जब कुछ लोग 1707 मानते हैं, कुछ 1757 मानते हैं, लेकिन इन दोनों में मतभेद है। कुछ जो विद्वान मुगल काल को लेकर मतलब डिवीजन किए हुए हैं वो 1707 मान लेते हैं, लेकिन कुछ जो मुगल के बाद भी, मतलब कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी लोग कुछ शासन को माना जाता है, तो उनको क्या मानते हैं, वो मानते हैं कि उत्तरवर्ती मुगल भी हैं। उत्तरवर्ती मुगल में पहले शासक जो आपको देखने को मिलेगा उसका नाम क्या है, बहादुर शाह प्रथम रहेगा, ये याद रखिएगा। बहादुर शाह प्रथम, और सबसे लास्ट वाला बहादुर शाह द्वितीय आएगा। तो बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब से होता है, 1707 से 1712, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। बहादुर शाह प्रथम एक योग्य एवं विद्वान व्यक्ति था। वह समझौता और मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। जैसे कि आपको पता है, औरंगजेब जो था बहुत ही रूढ़िवादी इंसान था। वह नवाचारिता तो थी उसके अंदर, लेकिन वो इस्लाम के विरुद्ध कोई काम नहीं करता था। तो इससे क्या होता है, हिंदू मुस्लिम के बीच जो है एक रेखा खींच रही थी, शासन की एक रेखा खींची जा रही थी। तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो बहादुर शाह प्रथम आता है वो क्या करता है, इस जो गैप रहता है नीतियों का उसको एक करने की कोशिश करता है और मेल मिलाप की नीति प्रारंभ करता है, जिसमें हिंदुओं का भी उतना हित रहता था जितना मुसलमानों का। हम उसके आगे देखते हैं, इसने औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्ण कालीन पूर्ण, मतलब कि जो बहुत ही संकीर्ण मानसिकता की नीति को उलट दिया और हिंदू राजाओं व सरदारों को के प्रति सहिता सूरपूर्ण नीति, मतलब कि उनके मेल मिलाप की नीति को प्रारंभ किया। इसने मराठा तथा राजपूतों के साथ कैसे अच्छा खासा दोस्ताना मतलब कि निभाया, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। और 1707 में इसने संभाजी के पुत्र को मुगल कैद से आजाद कर दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछेगा, किसने संभाजी के पुत्र साहू को मुगल शासन से मुक्त किया था, तो वह कौन था, बहादुर शाह प्रथम था। इसमें जब इसमें बहुत डीप में पढ़ेंगे तो आपको इसमें इसकी राजनीति भी समझ में आएगी, क्यों उसने मुक्त किया था। एक मिनट रुकिएगा। अब आगे है कि बहादुर शाह जो था ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद के साथ कैसे नीति अपनाई थी, मेल मिलाप की नीति अपनाई थी, तथा उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में जो था उच्च मनसब भी प्रदान किया था। कैसा मनसब, उच्च मनसब, निम्न मनसब नहीं, उनके साथ अच्छे संबंध थे। मेरे ख्याल से यूपीएससी में एक बार प्रश्न बना था कि उन्होंने जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके खिलाफ बहुत ही गंदी नीति अपनाई थी, मतलब कि जो बहुत ही दमनकारी नीति अपनाई थी, जो कि गलत वाक्य था। यूपीएससी में फैक्ट के रूप में ऐसे पूछता है, कॉन्सेप्ट वाला फैक्ट पूछा जाता है। आगे देखते हैं, किंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात एक सिख नेता बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी।
इससे तंग आकर बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया। अब आ रहा है, जब बहादुर शाह प्रथम खत्म होता उसके बाद जो राजा बनता वो जहांदर शाह बनता है। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात जहांदर शाह शासन बना। जहांदर शाह को सिंहासन प्राप्त करने में जुल्फिकार खां का सहयोग प्राप्त था। ये जो जुल्फिकार था, ये जो सियासी घराने होते उनसे संबंधित था। इसने मुगल सम्राट को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राजपूत राजाओं एवं मराठा सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। जैसे कि बहादुर शाह प्रथम ने किया था, ठीक वैसे इसने भी नीति अपनाई। जहांदर शाह ने आमेर के राजा सवाई जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा की उपाधि दी। साथ ही मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार तथा महाराजा की उपाधि भी प्रदान की। 1713 ईस्वी में जहांदर शाह के भतीजे फर्रुख शेर सैयद बंधु के सहयोग से उसे परास्त कर सिंहासन में बैठा। तो जहांदर शाह के बाद कौन आता है? फर्रुख शेर आता है। ये वही फर्रुख शेर है जो फरमान लेके आता है, याद करिएगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से विवाद का समय जो प्रारंभ होता है वो यहीं से होता है। अब आ गया फर्रुख शेर को सत्ता सैयद बंधु, आला बंधु तथा हुसैन अली वरहा के कारण प्राप्त हुई थी। पूछा जाएगा सैयद बंधु का नाम, तो सैयद बंधु का नाम याद रखिएगा। जैसे कि आप देखते हैं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली वरना हैं। उसके बाद देखेंगे फर्रुख शेर के शासनकाल में सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई। बंदा बहादुर साथ अच्छे संबंध किसके थे? बंदा बहादुर साथ जो अच्छे संबंध थे आप देखेंगे, वो कहते हैं जो बहादुर शाह प्रथम था उसके बाद उससे प्रारंभ होते हैं, लेकिन फर्रुख शेर के समय आते हैं, यानी कि 10 से 15 उस साल के बीच में इन लोग के संबंध में काफी खटास आ जाता है, यानी कि मुगल संबंध और सिख संबंध में खटास आता है। सैयद बंधु ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया तथा प्रशासन में मुसलमान सरदारों के साथ हिंदुओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ, क्योंकि यह समय ही ऐसा था जब हिंदू मुस्लिम दोनों शासक को लेकर साथ चलना था। तो सैयद बंधु ने कैसी नीति अपनाई थी? धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। सैयद बंधुओं के प्रभाव से भयभीत होकर फर्रुख शेर इनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगा, जिसका पता लग जाने पर सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ तथा मारवाड़ शासक अजीत सिंह के सहयोग से फर्रुख शेर को उसके पद से हटाकर उसकी हत्या कर दी। देखिए फर्रुख शेर को करने क्या लगा, अब सैयद बंधु क्या थे? मुगल साम्राज्य में वो कैसे हो रहा था, उनका पद बढ़ता चला जा रहा था, उनकी गरिमा बढ़ती चली जा रही। तो सैयद बंधु जो फर्रुख शेर था वह इससे घबरा गया, क्योंकि वो सोचता था मैं तो राजा हूँ, ये तो मेरे तो साथ रहने वाले लोग हैं, इनका ही प्रभाव बढ़ते जा रहा है, तो कैसे होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी का पूरे भारत में एक वर्चस्व है, उनका एक दबदबा चलता है। ठीक, अगर उनको ये फील होने लगे अरे उनका तो कोई बात ही नहीं मान रहा, सब तो अमित शाह की बात मान रहे हैं, तो दोनों के बीच कैसा हो जाएगा? मन मुटाव की स्थिति आ जाएगी। ठीक वैसे ही सैयद बंधु और फर्रुख शेर के बीच हुआ था। तो फर्रुख शेर ने क्या किया था? उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा था सैयद बंधु के खिलाफ, कह रहे इनको किसी तरह से राज सिंहासन से आगे हटाया जाए। तो उन्होंने सैयद बंधु की बात को पता चलती है, तो उन्होंने पेशवा जो शासक था वो बालाजी विश्वनाथ तथा मारवाड़ शासक जो अजीत सिंह थे उसके सहयोग से क्या किया था? फर्रुख शेर की हत्या करवा दी थी। अब फर्रुख शेर की मृत्यु के पश्चात रफी उद दराज और रफी उद अत्यंत कम समय के लिए गद्दी बैठा। जब फर्रुख शेर की हत्या हो जाती है तो उसके बाद रफी उद दराज और रफी उद्दौला दो लोग आते। पहला जो आता है फर्रुख शेर के बाद आप देखेंगे तो रफी उद्दौराज आता है, फिर उसके बाद रफी उद्दौला आते हैं जो सिंहासन में बैठते हैं बहुत कम समय के लिए। फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला, ये जो था 1719 से 1748 के बीच आता है। इसके शासनकाल में जो महिलाओं का काफी ज्यादा प्रभुत्व चलता था। अब है मोहम्मद शाह के शासनकाल। मोहम्मद शाह के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राजाओं का उदय हुआ, जिसमें मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में, सआदत खान ने अवध में, निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में और बदन सिंह ने भरतपुर तथा मथुरा में, बंगाश नवाब ने फर्रुखाबाद में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। यहाँ स्वतंत्र सत्ता से ये मतलब नहीं था कि वह मुगल साम्राज्य से टक्कर ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता से तात्पर्य यह था कि वो जो है मुगल साम्राज्य को अपना राजा मानेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का राजस्व या उनके पास जो अतिरिक्त धन है वो उन्हें नहीं देंगे। तो ये जो इनकी
मेंटेलिटी चलती थी। ये किसके शासनकाल में था? ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। ये मुगल साम्राज्य में जो है आखिरी आक्रमण माना जाता है, जो विदेशी आक्रमण होता है। फिर 1739 को करनाल के युद्ध में मुगलों की हार हुई तथा मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। अब ध्यान रखिएगा, करनाल का युद्ध किसके बीच होता है? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच होता है करनाल का युद्ध। ये सन याद रखिएगा। नादिर शाह से 70 करोड़ के अतिरिक्त तथा कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का रतन जड़ी सिंहासन तख्ते ताउस भी अपने साथ ले गया। जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने क्या किया? उसने 70 करोड़ रुपए तो ले गया। अब यहाँ हजार भी आ रहा है, क्यों आजकल घोटाले जो हो रहे हैं ना वो 1000 करोड़ में हो रहे हैं, तो ये अपने आप में जबान पे आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 70 करोड़ रुपए तो वो ले गए, साथ ही कोहिनूर हीरा भी ले गया, और उसके बाद जो तख्ते ताउस था शाहजहां को वो भी ले गया। फिर नादिर शाह से जो आप कोहिनूर हीरा देखेंगे वो किसको मिलता है? वो बंदा बहादुर को मिलता है। अब आ रहा है शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806 तक है, इसको देख लेते हैं। इसने 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में मीर कासिम तथा अवध के नवाब सराजुद्दौला के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बक्सर के युद्ध में कंपनी से पराजित होने के पश्चात उसने इलाहाबाद की संधि के प्रावधानों के अनुरूप कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन भोक्ता बनकर रहना पड़ा। 1772 ईस्वी में मराठों के सहयोग से इसने दिल्ली के सिंहासन की प्राप्ति की। इसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ? यही जो था शाह आलम था, ये इसने क्या किया था? इसी के शासनकाल में आप देखेंगे तो आपका बक्सर का युद्ध होता है, जिसके बाद से आप देखेंगे पूरे मतलब कि भारत के उत्तर भारत में जो दबदबा फैल गया, वह फैल गया था किसका? वह ईस्ट इंडिया कंपनी का फैल गया था। इसी के बदौलत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करना प्रारंभ कर दिया था। अब आ रहा अकबर द्वितीय, 1806 से 1837। यही अकबर द्वितीय था जिसके समय में आप राजा राम मोहन राय को देखेंगे। उसके बाद देखते हैं शाह आलम द्वितीय के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अकबर द्वितीय अगला बादशाह मुगल बादशाह बना। वह अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। इससे पहले देखिए कोई भी जो बादशाह बना था, जैसे शाह आलम द्वितीय होते, वो कैसे हुए थे? वो युद्ध करके आए हुए थे। लेकिन जब शाह आलम द्वितीय को पेंशन भोक्ता बन के इलाहाबाद में रहना पड़ा, तो उसके बाद जो उसका औलाद हुई वो भी तो वही बनेगी। वो कहीं लड़ाई तो करने जा नहीं रही थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत बड़ी सेना थी लड़ाई लड़ने के लिए। तो मुगल बादशाह उससे सिर्फ लड़ाई नहीं करना चाहते थे, सिर्फ नाम भर के राजा बनकर रहना चाहते थे। तो जो पहला ऐसा मुगल बादशाह था जो शाह आलम द्वितीय, शाह आलम को जो अकबर द्वितीय, जो इनके सहयोग से बैठा था। इसीलिए इसने क्या किया था? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और कहा था कि आप इंग्लैंड जाके इंग्लैंड की महारानी से जो हमको पेंशन मिलती है उसको और बढ़वा दीजिए। वो राजा राम मोहन राय से ये चाहता था। अब आता है बहादुर शाह द्वितीय। अकबर द्वितीय के पश्चात, मतलब कि अकबर की द्वितीय की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय 1737 से 1757 तक मुगल सत्ता पर काबिज हुआ। यह अंतिम मुगल बादशाह था। इसके बाद 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया का शासनकाल समाप्त होने के बाद केवल भारत में एक वंश का शासन चल रहा था, हुआ था ब्रिटिश क्राउन का। अब है 1857 में विद्रोहियों का हाथ साथ देने के कारण इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो गई। रंगून कहाँ? रंगून म्यांमार में उस समय का बर्मा हुआ करता था। अब है कि 18वीं शताब्दी में स्थापित हुई नवीन स्वायत्त राज्य, मतलब कि 18वीं शताब्दी में जो नए नए राज्य बने थे जो मुगल सत्ता से पृथक थे, कौन कौन से थे ये देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर अनेक राजनीतिक शक्तियों ने कई स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसमें बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा आदि आते हैं। हैदराबाद को देखने से पहले एक मिनट रुक जाते हैं। चलिए पानी पी लिए। अब देखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क द्वारा की गई थी। 1724 ये वही वक्त था जब आप देखेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला शासन पर बैठा था। ये वही समय हुआ करता था। अब
इसने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई। इसने एक हिंदू पूरा चंद को अपना दीवान नियुक्त किया। बस इसमें इतना पूछा जाएगा कि हैदराबाद की जो स्थापना किसने की थी, निजामुल मुल्क ने की थी। किस सन में की थी, 1724 में की थी। अब इसके बाद इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है, ये देख लेते हैं वेलिजिली की सहायक संधि के अनुरूप आश्रित सेना रखने वाला यह पहला राजा था। वेलिजिली क्या थी सहायक संधि, मतलब कि हम जो आपकी सुरक्षा के लिए अपनी एक सेना आपके पास रखेंगे, उस सेना का सारा खर्चा कैसे आएगा, वह आएगा आपके राजस्व से आएगा। तो वही वेलिजिली की सहायक संधि हुआ करती थी। अब आता है कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना सादत उल्ला खान ने की थी। आगे चलकर इसका उत्तराधिकार से संघर्ष को लेकर इसको स्थिति बिगड़ गई थी। फलस्वरूप यूरोपीय कंपनी को इसकी राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। अब आता है बंगाल। मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को स्वतंत्र करने में सफलता प्राप्त कर ली। अली वर्दी खां के शासनकाल में मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा या नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। मुर्शिद कुली खां के प्रशासन व्यवस्था में सुधार करने हुए राज्य की वित्तीय स्वायत्तता या वित्तीय स्थिति के नए सिरे से प्रबंध किया। इसने भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमियों को एक बड़ा हिस्सा को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया था। फिर इसमें आप देखें इजारा व्यवस्था भी इसने प्रारंभ की। गरीब किसानों को कृषि भूमि तथा राजस्व यानी कि भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण प्रदान किया, यानी कि एक प्रकार का लोन इसने मुर्शिद कुली खां ने प्रदान किया। अब मुर्शिद कुली खां के बाद के नवाब ने मुसलमानों के साथ ही हिंदुओं को भी रोजगार के समान अवसर प्रदान किए। बंगाल में मराठों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, अतः 1791 ईस्वी में अली वर्दी खान ने मराठों को उड़ीसा प्रांत और वार्षिक चौथ देने का स्वीकार कर लिया। अब देखिए उस वक्त बंगाल की स्थिति क्या थी। मान लीजिए कि अभी हम ये एक रफली अपने भारत का मैप खींच दें ऐसे करके। अब ये पोर्शन मान लिया बंगाल है। तो उस समय बंगाल का तात्पर्य क्या होता था, उस समय बंगाल का तात्पर्य बंगाल तो बंगाल वर्तने पूरा बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश है वो भी जोड़ लीजिए, फिर इस समय वर्तमान में पश्चिम बंगाल है वो जोड़ लीजिए, फिर आपका पूरा बिहार जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद आपका पूरा उड़ीसा जोड़ लीजिए। और यहाँ पर बिहार के बाद पे यहाँ आप देखेंगे बनारस तक का स्थान पूरा बंगाल के क्षेत्र में आता था, इतना बड़ा बंगाल आता था। अब मराठे कहाँ रहते थे, मराठा जो है वो महाराष्ट्र के साथ साथ देखेंगे तो आपका कर्नाटक में भी क्षेत्र होता था। तो यहाँ से वो यहाँ आक्रमण किए थे। अब चौथ क्या होता था, वो दूसरे राज्यों से वसूल करते थे। अब चूंकि जो मुर्शिद कुली खां जो यहाँ पास बंगाल बैठे हो तो कमजोर हो गए। अब चूंकि उनका पूरा हिस्सा तो एक ही था, हाँ उस वक्त तो उड़ीसा का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। पहली बार आप देखेंगे जो कहते नहीं बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन किस लिए हुआ, वो उत्तरी बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को अलग किया, यानी वर्तमान बांग्लादेश और जो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल को बनाया गया। फिर आप देखेंगे 1911 ईस्वी में फिर विभाजन होता है, उसमें बिहार और उड़ीसा निकल के आते हैं। तो उस समय का उड़ीसा मान लीजिए, उस समय नाम मतलब 1911 में उड़ीसा पड़ जाता है, लेकिन जो ये अभी जो बात कर रहे हैं ये उस समय की बात है कि ये वाला उड़ीसा नहीं, बंगाल का पूरे बंगाल का ये वाला जो पोर्शन था उससे उनको राजस्व मिलने लगा, यानी चौथ वसूली होने लगी। किसकी, वो मराठों की चौथ वसूली होना प्रारंभ हो गई थी। तो ये समझ गए। अब आगे देखते हैं, अब अवध शासन देख लेते हैं। अवध की स्थापना सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। अब उसके बाद देखेंगे सादत खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए उचित भूमि राजस्व का निर्धारण करके गरीब किसानों को राहत प्रदान की। इसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई तथा अनेक उच्च पदों पर मुसलमान के साथ साथ हिंदुओं को भी नियुक्त किया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने आउटडम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाया तथा उसने अंग्रेजी साम्राज्य को में मिला लिया। ये ध्यान रखिएगा, आउटडम की जो रिपोर्ट थी वह उसी रिपोर्ट को एक आधार बनाया गया कि इस राज्य में यानी कि अवध राज्य में कुशासन चल रहा है तो उसको हम हड़प लेते हैं। अब आ रहा है मैसूर। मैसूर राज्य अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसमें कई युद्ध हुए आपको पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब है तालीकोटा की युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था। इसकी कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर मैसूर राज्य ने अपने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो मैसूर राज्य की नींव किस पे रखी गई थी, वह तालीकोटा की युद्ध जो हुआ था उसमें विजयनगर साम्राज्य जो पतन हुआ था उसके पश्चात रखी गई थी। इस समय
मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। जब हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़े तब आप वहां उसको पढ़े हुए थे। तथा इस वंश में अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज ने शासनकाल में नंदराज तथा देवराय नामक दो मंत्रियों के हाथ में सत्ता की वास्तविक शक्ति आ गई थी। अब इस समय मैसूर पर मराठों तथा निजामों ने आक्रमण का खतरा बनता रहता था। इसी दौरान हैदर अली ने अपना युद्ध कौशल प्रदर्शित करने का मौका मिला और शीघ्र ही उसने मैसूर की सेना में उच्च पद प्राप्त कर लिया। इसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कराई तथा फ्रांसीसियों से विशेष मदद ली। क्यों फ्रांसीसियों से मदद ली? क्योंकि उस समय इंडिया में दो कंपनियां आ चुकी थी जो अपना प्रभुत्व जमा रही थी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड की थी और एक फ्रांसीसी कंपनी थी। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होती थी? वो मुगल सत्ता से चलती थी। वह मुगल सत्ता चलती नहीं थी, मतलब वहां ज्यादा उसका अपना हस्तक्षेप होता था। हाँ, तो ऐसे में चेक एंड बैलेंस की नीति को अपनाने के लिए जो वो था मैसूर के शासक था, उसने क्या किया? फ्रांसीसियों से अपना हाथ मिला लिया। अब हैदर अली ने 1761 ईस्वी में नंद राजा को सत्ता से हटाया और मैसूर पर खुद अपना स्थापित हो गया। अब आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 में। क्या होता है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे उसमें टीपू सुल्तान जीत जाता है, हैदर अली जीत जाता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या होता है? वह हारता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1792 ईस्वी में होता है। इसके बीच टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, इसमें टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टम की संधि करता है। फिर चौथा युद्ध में क्या होता है? 1798 में तो टीपू सुल्तान मारा जाता है। अब उसके आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब की सदस्यता हासिल की। जो जैकोबिन क्लब था फ्रांस का, वह जो था उदारवादी क्लब हुआ करता था। वहां दो क्लब चलते थे, एक पहला जो होता था सत्तारूढ़ दल होता था और दूसरा जो साधारण दल होता था। जो जैकोबिन क्लब था वह कैसा क्लब था? वो जो समाजवाद की मतलब सोशलिज्म अवधारणा पर आधारित था। इसीलिए टीपू सुल्तान ने वहां की सदस्यता ली थी। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको ये जैकोबिन क्लब और ये सब पता चलेगा। अब है, इसने अपने शासनकाल में कई नवीन प्रयोग किए, जिसमें से मुद्रा, माप तौल, नई प्रणाली, नई कैलेंडर का प्रयोग किया। टीपू सुल्तान ने अपने सैन्य संगठन को यूरोप पद्धति के अनुरूप संगठित किया था, साथ ही अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च तत्व भी बनाए। फिर इसने क्या किया? इसने जो है एक बड़ी नौसेना भी खड़ी कर ली। हाँ, और साथ ही साथ जो है जो नौसेना के निर्माण में भी अपना योगदान देने लगा। फिर इसने आधुनिक उद्योग की स्थापना की। एक है अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा दी और विदेश में भी व्यापार हुआ, जिससे इसकी राजकोषीय सहायता भी मिली। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसने फ्रांस, तुर्की, ईरान में अपने राजदूत भेजे कि वहां जाइए, वहां रहिए, वहां के राजा को बताइए कि हमारे यहाँ कैसे कैसे आपको सुविधा दी। वर्तमान में भी यही चलता है। और बंदरगाह वाले नगरों में व्यापारिक संस्थाएं स्थापित करने हेतु रूस एवं अरब के साथ व्यापारिक बढ़ावे की कोशिश की। यद्यपि इसके व्यक्तित्व धर्म के मामले में टीपू रूढ़िवादी था, किंतु अन्य धर्म के प्रति यह सहिष्णुता की नीति धारण करता था। मतलब अपने धर्म को तो बहुत ही अच्छे से मतलब कट्टर रूप से फॉलो करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरों के धर्म को वो हतोत्साहित करेगा। नहीं, वह दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाता है। इसने श्रृंगेर में शारदा माता का मंदिर जो बन रहा था उसमें अपना योगदान भी दिया था और मंदिरों को भेंट भी दिया था। अब नया एक और शासन आता है जिसका नाम है केरल। ये देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के शुरुआत में केरल 4 प्रमुख राज्यों में बटा था। पहला कालीकट, फिर चिरकल्ली, कोचिन और त्रावणकोर में। हाँ, त्रावणकोर राज्य में एक प्रमुख राजा मार्तंड वर्मा हुआ करता था बस। और इसके बारे में और कुछ नहीं, इतना देखना, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक एक चीज पढ़ना उतना उचित नहीं है। अब आता है ये आंग्ल मैसूर युद्ध देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 तक हुआ। कब हुआ? लॉर्ड वेलिस्टेड के समय हुआ था। किसके किसके बीच हुआ ये देख लीजिए। मद्रास की संधि के बीच हुआ। हाँ, ये देख लीजिए। द्वितीय में ये देख लीजिए 80 से 84 जब वॉरेन हेस्टिंग रहता है और मैंगलोर की संधि होती है। मद्रास की संधि प्रथम युद्ध में, मैंगलोर की संधि दूसरे युद्ध में, तृतीय युद्ध में आप श्रीरंगपट्टनम की संधि देखेंगे, चौथे में टीपू सुल्तान मर जाएगा।
तो मद्रास की संधि प्रथम युद्ध में, अब मैंगलोर की संधि द्वितीय युद्ध में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय युद्ध में हुई। तृतीय युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था, यही समय था जब इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अब ये आ गया वेलिजली, ये इसके समय टीपू सुल्तान मर जाता है। अब आ रहे हैं हमारे राजपूत राजा आ रहे हैं, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम शॉर्ट्स में देखने में कोशिश करेंगे। मुगल साम्राज्य की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर कई राजपूत राजाओं ने अपना केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर दिया। फर्रुख शिया तथा मोहम्मद शाह के शासनकाल में आमेर तथा मारवाड़ के राजपूत शासकों को आगरा, मालवा तथा गुजरात जैसे महत्वपूर्ण मुगल सूबे पर सूबेदार नियुक्त किया गया था। 18वीं शताब्दी तक सबसे महान राजपूत राजा आमेर के राजा का सवाई जयसिंह हुआ। वह विख्यात राजनेता, कानून निर्माता और प्रमुख समाज सुधारक भी हुआ। वह विज्ञान प्रेमी के रूप में काफी प्रसिद्ध हुआ था। इसने जयपुर शहर की स्थापना की तथा विज्ञान एवं कला का प्रसिद्धि केंद्र बनाया। जयसिंह एक महान खगोल शास्त्री था। इसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित पर्यवेक्षणशालाओं का निर्माण करा। ये 4 जगह याद रखिएगा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा। अब जयसिंह ने जिज मोहम्मद शाही के नाम से सारणी का एक सेट तैयार करवाया, जिसे खगोलीय शास्त्र संबंध पर्यवेक्षक में मदद मिलती है। इसने न्यूक्लियड में रेखा गणित के तत्व और त्रिकोणमिति और कृति लघु गणना को हल करने में इस्तेमाल से संबंधित नेपियर की रचना की संस्कृत भाषा में अनुवाद कराया। सवाई जयसिंह एक महान शासक सुधारक के रूप में विख्यात है। इसने ऐसे कानून का निर्माण कराया जिसमें किसी भी राजपूत को उसकी लड़की की शादी में खर्च करना के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। मतलब कि जो राजपूतों में बहुत ज्यादा खर्च होता था लड़की की शादी में, उसको उसने कंट्रोल किया। अब आते हैं जाट। जाट राज्य की स्थापना चूड़ामल एवं बदन सिंह द्वारा भरतपुर में की गई। सूरजमल जाट राज्य का एक योग्य और विद्वान शासक था। इसके शासनकाल में जाट राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इसने मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था के आधार पर अपनी व्यवस्था कायम की तथा राज्य की स्थायित्व देने का प्रयास किया, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था को एक प्रकार से फॉलो किया। अब आता है रुहेलखंड। रुहेलखंड में देख लेते हैं। रुहेलखंड की स्थापना की अलीवर्दी खां द्वारा की गई। इसकी पहली राजधानी बरेली के आवाल में थी तथा बाद में रामपुर इसकी राजधानी। अब आता है सिख साम्राज्य को देख लेते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई। गुरु नानक अकबर और हुमायूं के समकालीन थे। जब हम लोग मुगल काल पढ़ रहे थे तो ये हमने देखा था। अब है गुरु नानक ने गुरु का लंगर यानी निःशुल्क भोजन तथा संगत यानी सभा की स्थापना की, यानी लंगर और संगत की स्थापना की। इनके मृत्यु के पश्चात गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप दे दिया था। स्थायी रूप लंगर व्यवस्था की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने स्टार्ट की। फिर इसको स्थायी कौन कर दिया? गुरु अंगद ने कर दिया। सिख के तीसरे गुरु अमरदास द्वारा, जिन्होंने हिंदुओं से पृथक विवाह पद्धति लवना का प्रचलन किया। जो हिंदू विवाह होता है ना, उसे सिख धर्म में लवन कहते हैं। इसको किसने प्रारंभ किया था? इसको प्रारंभ किया था सिख के तीसरे गुरु अमरदास ने प्रारंभ किया था। गुरु नानक ने क्या किया था? लंगर और संगत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। गुरु अंगद ने क्या किया था? गुरु अंगद ने जो लंगर व्यवस्था उसको स्थायी कर दिया था। अब आता है गुरु अमरदास ने इसने क्या किया था? गुरु अमरदास ने जो है विवाह पद्धति में चेंजेस लाई थी, लवन कर दिया था। गुरु रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की। तो जो चौथे गुरु थे, गुरु रामदास, उन्होंने अमृतसर की स्थापना की। गुरु अर्जुन सिख कौन थे? 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, जिसने गुरु नानक के प्रार्थनाओं एवं संगीत का संकलन है। तो जो किस सिख गुरु ने कहते हैं आदि ग्रंथ की रचना की थी, वह था गुरु अर्जुन देव थे। और अर्जुन देव कौन से गुरु हुआ करते थे? वो 5वें नंबर के गुरु होते थे। पहला गुरु नानक, देखिए, पहला गुरु नानक, फिर गुरु अंगद, उसके बाद अमरदास, फिर उसके बाद रामदास, फिर अर्जुन सिंह। ये 5 तक हो गए हैं। अब है गुरु अर्जुन ने अमृतसर तालाब के बीच हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। किसने करवाया? गुरु अर्जुन ने करवाया। 5वें गुरु होते थे।
मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन की हत्या करवा दी। जब हम लोग अभी मेडुअल पढ़ रहे थे इससे पहले वीडियो में, तो हमने वहां ये देखा था। फिर सिखों को एक लड़ाकू समुदाय में संगठित करने का कार्य गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो जो गुरु के 7वें गुरु ने क्या किया था कि एक लड़ाकू सेना बनाने का कार्य किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। इसलिए जब देखो जो सिखों का वाक होता है ना, गुरु गोविंद सिंह की खालसा, ऐसे कुछ, मतलब मैं किसी धर्म का वो नहीं कर रहा हूँ कि मुझे वाक्य सही से याद नहीं, तो वहां गुरु गोविंद सिंह आता है, वैसे ही ध्यान रख लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाकू समुदाय, मतलब सिख धर्म के एक समूह को उठाया और उसे लड़ाकू सेना में भर्ती किया। अब है राजनीति एवं फौजी ताकत के रूप में शुरू सिख गुरु गोविंद सिंह ने शासन काल में अंधेरा उभरा। मतलब कि कैसा, मतलब वो एक शासन काल के रूप में किसमें उभरा? वो गुरु गोविंद के समय में एक शासन काल उभरा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना करवाई। अब उन्होंने कृष्णवातर व जफरनामा की रचना की। विचरित नाटक इनकी आत्मकथा का नाम था। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया। तो आदि ग्रंथ को किसने लिखवाया था? देखिए, आदि ग्रंथ जो लिखवाया था वह गुरु अर्जुन ने लिखवाया था। अब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ था? गुरु की परंपरा समाप्त हो गई तथा इसके बाद कौन आया? बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया। बंदा बहादुर ने पंजाब के किसानों एवं समाज के कमजोर वर्गों को एकजुट करके मुगलों के खिलाफ 8 वर्ष का संघर्ष किया। 1715 ईस्वी में फर्रुखशियर ने इसकी हत्या करवा दी। बंदा बहादुर की मृत्यु कौन करवाता है? फर्रुखशियर करवाता है। अब आता है बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख राज्य का उत्कर्ष कुछ समय के लिए मंद पड़ गया, किंतु कुछ समय पश्चात फर्रुखशियर की मृत्यु तथा नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के कारण उत्पन्न अव्यवस्था के कारण एक बार फिर से उठ खड़े होने का अवसर मिला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत से वापस चले जाने के पश्चात सिखों ने पंजाब एवं जम्मू कश्मीर पर अधिकार कर लिया था। इस समय तक सिख 12 मिसलों को संगठित हो चुके थे तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में अपना कार्य करने प्रारंभ कर दिया था। अब आता है गुरु रणजीत सिंह, देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे पूछा जाता है किस वंश से, क्या क्या काम किया, किस किस क्षेत्र में इनका शासन था, ये सब पूछा जाता है। अब है इनको भी देख लेते हैं। गुरु रणजीत सिंह का जन्म 1780 में सुकरचकिया मिसल में हुआ था। अब इसके बाद देखते हैं कि महासिंह की मृत्यु के बाद 1792 ईस्वी में रणजीत सिंह ने 12 वर्ष की आयु में सुकरचकिया मिसल का प्रमुख बना। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और 1802 ईस्वी में कुछ सूत्रों में 1805 में भी भंगी मिसल की अमृतसर छीन लिया था। अब आता है रणजीत सिंह ने कुछ वर्ष के लिए मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर अधिकार भी कर लिया था, यानी कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र उधर अधिकार कर लिया था। अब है कि महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसमें कश्मीर टिक करते हैं जो कि गलत है। महाराजा रणजीत सिंह ने जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर को बनाई थी। अब रणजीत सिंह ने अपनी सैन्य का गठन यूरोपीय ढंग से किया था, जिसमें घुड़सवार के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी सेनापति आलैंड तथा पैदल सेना के लिए इटली के सेनापति बंदर और तोपखाने के प्रशिक्षण के लिए फ्रांसीसी जनरल कोट एवं अमेरिकी कर्नल गार्डन की नियुक्ति किया। रणजीत सिंह इस सैन्य संगठन को भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता है। कहा जाता है कि रणजीत सिंह ने फौज एशिया की दूसरी सबसे अच्छी फौज थी। पहले स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज थी। रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से चार्ल्स मैकॉफ से अमृतसर में एक संधि की। ये चार्ल्स मैकॉफ कौन था? जो वो आता है, कहता है पत्र अखबार आते हैं या मैगजीन आती है, उनसे संबंधित थे। अपने भाई द्वारा पद स्थली अब्दाल खली के पौत्र शाह सूजा की सहायता के कारण रणजीत सिंह को वह प्रसिद्ध कोहिनूर प्राप्त हुआ, जिसे नादिर शाह ने ले गया था, लूटकर यहाँ से ले गया था। फ्रांसीसी यात्री विक्टर जकाम ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की है, तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। अब आता है मराठे शासक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मराठे शासक के बाद हम धीरे धीरे इसको
मतलब कि एक मिनट रुकिए। हाँ, धीरे धीरे जो है इसको खत्म करेंगे और मराठा शासन के बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि एक पोर्शन में हम चाहते हैं कि पूरा कंप्लीट हो जाए, उत्तरवर्ती मुगल होते वो कंप्लीट हो जाए। चलिए, मुगल साम्राज्य के पतन के क्रम में नव स्थापित होने वाले राज्यों में मराठा सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद शिवाजी के पोते शाहू को मुगल कैद से आजाद मिल गई थी। इससे बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में शाहू की मुक्ति होने के पश्चात उसका राजा राम की विधवा ताराबाई अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी की द्वितीय की सत्ता का दावेदारी को लेकर सत्ता संघर्ष हुआ। ताराबाई ने अपने पति राजा राम की मृत्यु के बाद अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाने के लिए मुगलों के साथ संघर्ष कर रही थी। मराठा सत्ता की दावेदारी को लेकर शाहू एवं ताराजी के बीच चल रहे संघर्ष में विभिन्न मराठा सरदारों ने किसी न किसी पक्ष में समर्थन दिया। इन मराठा सरदारों ने इस अवसर का लाभ उठाकर दोनों पक्षों में मोल भाव कर अपनी शक्ति व प्रभाव बढ़ाने लगे। जैसे कोई कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें जिता दूंगा तो मुझे पेशवा का पद मिलना चाहिए, इस तरह के जो है बातें होने लगी थी। इस तरह मराठा इतिहास में पेशवा के आधिपत्य की शुरुआत हो गई। कहां से? पेशवा अब आने लगे थे। अब मराठा पेशवा देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं पानी पी लेता हूं, रुकिए। अब देखते हैं मराठा पेशवा देखने जा रहे हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी में शाहू के शासनकाल में पेशवा बना। इसने अपने दक्ष कूटनीतिक क्षमता के बदौलत कई मराठा सरदारों को शाहू के पक्ष में कर लिया था। 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखशियर की गद्दी से हटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। क्योंकि हम पढ़ रहे थे ना कि फर्रुखशियर क्या हुआ था, फर्रुखशियर और सैयद बंधुओं में बहुत ज्यादा मतभेद होने लगे थे। फर्रुखशियर क्या करने लगा था, अपने मंत्री मतलब सैयद बंधुओं के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा था। तो सैयद बंधुओं ने क्या किया था कि मराठा पेशवाओं से मिलकर जो फर्रुखशियर को गद्दी से हटा दिया था, उसकी हत्या करवा दी थी। ये वही बात है। 1712 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात बाजीराव प्रथम ने 1720 से 40 में अलग पेशवा बना। यह एक प्रतिभावान सेनापति होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी नेता भी था। बाजीराव प्रथम शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति में सबसे बड़ा प्रतिपादक हुआ। बाजीराव प्रथम ने गुजरात बुंदेलखंड को विजय की तथा 1737 ईस्वी में दिल्ली की घेराबंदी कर दी और मारवाड़ में सूबेदार को आश्वासन के बाद वहां से हटा दिया। फिर इसने पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान छेड़कर सलसीट तथा बेसिन पर कब्जा कर लिया था। इस तरह बालाजी प्रथम ने महाराष्ट्र राज्य को एक साम्राज्य के रूप में तब्दील कर भर दिया, किंतु इसके क्षेत्र में प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया। अब है कि बाजीराव प्रथम के पश्चात उसका बेटा बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक मराठा पेशवा नियुक्त हुआ। वह पेशवा का पद वंशानुगत हो गया तथा अब पेशवा ही राज्य का सर्वोच्च था। अब पेशवा ने अपना मुख्यालय कहाँ? पुणे में बनाया। बालाजी बाजीराव नाना साहब के शासनकाल में मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष पे पहुंचा। मराठा ने पूरे भारत को रौंद डाला। 1752 ईस्वी में बालाजी बाजीराव ने इमादत उल मुल्क को वजीर बनाने में सहायता की तथा पंजाब में अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन कर रहे व्यक्ति को वहां से निकालकर बाहर कर दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली ने रुहेलखंड के नजीबुद्दौला तथा अवध के सिराजुद्दौला के साथ समझौता किया और युद्ध की घोषणा कर दी। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाव कर रहे थे तथा मराठा तोपखाना इब्राहिम खां गर्दी के हाथों में था। पानीपत के युद्ध में मराठों की हार से उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा में भारी क्षति हुई। बहुत लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। बहुत ऊंचे पद में जो मराठा साम्राज्य में थे उनकी मृत्यु हो जाने के कारण साम्राज्य बिखर गया था। अब है कि पानीपत के युद्ध के पश्चात 1761 ईस्वी में 17 वर्षीय माधव राव अलग मराठा पेशवा बना। यह एक प्रतिभाशाली शासक था। 1771 ईस्वी में
मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली वापसी लाने में सफल रहा और बादशाह उनका पेंशन भोगी बन गया। 1771 ईस्वी में माधव राव की मृत्यु के पश्चात मराठा साम्राज्य एक बार फिर अपनी अस्त व्यस्त स्थिति में पहुंच गया। और उसके बाद ये इतना पेशवा की सत्ता कमजोर हो गई तथा मराठा सरदार उत्तर में अर्ध स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में संलग्न हो गया। इससे इनमें सबसे बड़े जो बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले तथा ग्वालियर के सिंधिया थे। अब आता है आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में, ये देख लेते हैं एक मिनट के, क्योंकि जो आंग्ल मराठा युद्ध था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखते हैं, कब मतलब किसके बीच हुआ था ये देख लेते हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच होता है। इसी आंग्ल मराठा में जो सेकेंड वाला हो रहा है, इसी समय देखेंगे तो मैसूर युद्ध भी हो रहा था, द्वितीय वाला। द्वितीय वाले में किसकी संधि हुई थी आपने देखा था? द्वितीय वाले में आप देखेंगे तो मैंगलोर की संधि हुई थी, पहले वाले में मद्रास की संधि हुई थी, द्वितीय वाले में मैंगलोर की संधि हुई थी जब आप आंग्ल मैसूर युद्ध देखेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देख रहे हैं। यही आता है सिर्फ सन मैच कराने का आता है, इसी में लोग भूलने लगते हैं। पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य 1782 ईस्वी में सालभाई की संधि युद्ध की समाप्ति होती है। युद्ध में सिंधिया ने मध्यस्थता कराई थी। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ छोड़ दिया तथा माधव राव को पेशवा स्वीकार कर लिया था। माधव राव के पश्चात बाजीराव तुर्ते पेशवा बना, लेकिन पेशवा का होलकर के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया। अतः इस संघर्ष से घबराकर पेशवा ने 1802 ईस्वी में अंग्रेजों से बसीन की संधि कर ली, जिसमें पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। बसीन की संधि जो थी वो मराठों के लिए राष्ट्रीय अपमान था और यह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था। इसमें अंग्रेजों ने भोसले, सिंधिया और होलकर को पराजित किया था। अब आता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1803 से 5 के बीच। इसमें क्या होता है? अंग्रेजों ने भोसले के साथ देवगांव की संधि 1803, सिंधिया तथा सूरज जी अर्जन गांव के साथ संधि 1803, होलकर के साथ राजघाट की संधि 1805 के किया और इसी दौरान मराठा शक्ति को निर्बल कर दिया। तो ये जो संधि किसके किसके साथ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आता है। इसमें क्या होता है? इसमें 1817 ईस्वी में पुणे की संधि हुई, जिसमें पेशवा को मराठा संघर्ष की प्रधानता छोड़नी पड़ी, पूना के प्रदेश पर विलय करना पड़ा। अब महादजी सिंधिया ने 1784 ईस्वी में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अपने वश में करके खुद को नवाब एवं गुनायब बनवाया। अब भारत में स्टार्ट हो रहा है यूरोपीय कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, वरना यह वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो इसको हम कब देखेंगे? इसको हम कल अगले वीडियो में देखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम 5 घंटे, मतलब कि चाहे वीडियो चाहे जितने बन जाए, लेकिन टोटल ओवरऑल जो वीडियो होगा वो 5 घंटे का होगा, सभी को मिलाया जाएगा। 5 घंटे में हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे। चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।